हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए हम आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर एजुकेशन नीड, कृषि शिक्षा की आवश्यकता। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें जो शिक्षा की आवश्यकता है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। कृषि भारत की लगभग 58% आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। जो ये कृषि है ये इस पे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 58% लोगों की निर्भरता रहती है। जो किसानों को अधिक समर्थन की आवश्यकता है। कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में 58% आबादी का आजीविका का साधन है, जिससे कि इसमें किसानों को अधिक समर्थन देने की आवश्यकता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से लगातार जोखिम जो किसानों के लिए हैं, लगातार खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं अधिक बाढ़ हो जा रही, कहीं सूखा, या कहीं पर जो है सुनामी, चक्रवात, ये सभी घटनाएं लगातार घट रही हैं। तो इस वजह से भूतापन की भी समस्या है। जो हमारा पृथ्वी का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि ये जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कृषि की आय को अधिक करने के लिए ऑल वैल्यू के कुशल एकीकरण करने की आवश्यकता है। जो कृषि में है वो जो सकल उत्पाद हैं उनको जो है एकीकरण करने की आवश्यकता बताई गई है। किसानों को जोखिम शमन, जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए। तो जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो इस समय जोखिम या जलवायु परिवर्तन की समस्याएं, उनके लिए स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए अपनी खेती में, जिससे कि उनका नुकसान कम हो। सरकार भी इसी दिशा में कई कार्य कर रही है। जैसे सरकार ने 12,000 एफपीओ का विकास कर रही है। जो अपने यहाँ भारत देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ हैं वो उनका विकास कर रही है। अपना जो उत्पाद है वो कहीं पे भी बिक्री कर सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा होगा और बीच में बिचौलियों की कमी हो जाएगी। इसलिए सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। कृषि के बुनियादी ढांचे का निर्माण, कृषि निर्यात में वृद्धि, तकनीकी और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। सरकार को चाहिए कि कृषि के जो बुनियादी ढांचा है, बीज, खाद, यंत्र, उन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की, उसमें एक नई स्टार्टअप क्रांति लाने की आवश्यकता है तथा नई तकनीकियों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्रोत्साहित करना किसानों को, और उन्हें एडाप्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारत सरकार कृषि में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 0.4% अपनी जीडीपी का 0.4% ही खर्च करती है। तो हमारे देश में अब ये आजीविका का साधन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो सरकार है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में इसके बहुत ही 0.4 जीडीपी का खर्च करती है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान प्रणाली है। जो भारत है वो दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान प्रणाली है।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली नरेश, जो हमारी कृषि रिसर्च प्रणालियाँ हैं वो बहुत ही बेहतर हैं तथा सबसे बड़ी विश्व की कृषि रिसर्च केंद्र हैं हमारे पास। तो भारत में ICAR जो है सबसे बड़ी एग्रीकल्चर की संस्था मानी गई है के देख रेख में 27,500 कृषि वैज्ञानिक, 1 लाख से अधिक सहायक कर्मचारी और कई संस्थान जैसे कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, जो कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और KVK हैं, ये सभी जो है हमारे रिसर्च का कार्य करते हैं। इसके बावजूद कृषि अनुसंधान एवं विकास कम है। तो ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ लमसम 50 से ऊपर कृषि विश्वविद्यालय और 200 से ऊपर कृषि अनुसंधान संस्थान और 800 के आसपास KVK हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि अनुसंधान एवं विकास कम हो पा रहा। तो यह हमारे देश के लिए शर्मनाक है। तो सरकार मुख्य रूप से जो है वो इस टॉपिक में यही बताना चाह रही है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कृषि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और कृषि शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जिससे उसमें जो नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कृषि में उनके निस्तारण के लिए उसे जागरूक होना चाहिए। तो ये जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं वो जो किसान हैं शिक्षा प्राप्त करके किसानों की शिक्षा पर ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो अगर किसान जो है प्रशिक्षित और शिक्षित रहेंगे तो जो नए चैलेंज आ रहे हैं कृषि में उनका निस्तारण बहुत आसानी से कर सकेंगे। इसलिए ये जो है कृषि शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। सरकार को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए कहा गया है। नंबर 1 उत्पादकता, जो हमारे किसान भाइयों की उत्पादकता है भूमि की वो बहुत बेहतर होनी चाहिए और इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो किस प्रकार बढ़ाएं और हम किस प्रकार अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 है वहनीयता, सस्टेनेबिलिटी। हमारी उत्पादकता तो बढ़ सकती है लेकिन उन्हें स्थिर बनाए रखने के लिए ये वहनीयता, सस्टेनेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो उत्पादकता हम बढ़ाएं उसे लगातार बरकरार रखें। जैसे मान लो हमारा धान गेहूँ है, ये अगर 8 कुंटल 10 कुंटल का हो रहा है तो उससे कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए, ना कि अगले इस साल 8 का अगले साल 5 का। मतलब ये जो उत्पादकता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, टिकाऊ होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इसमें जो है लचीलापन होना चाहिए। तीसरा जो है लचीलापन, जो सरकार को है विभिन्न प्रकार की सब्सिडियाँ और नए नए अनुसंधान और कार्य करके किसानों को सुविधापूर्वक उपलब्ध कराना, जिससे कि उनकी उत्पादकता लगातार बढ़ती रहे, ये भी सुनिश्चित करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता का उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा? तो कल ही टॉपिक में हमने बताया था, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आत्मनिर्भरता ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त कर लेंगे
तो ये किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात कही गई है वो आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।